हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद सुविधा। सो हम इंडियन सोशियोलॉजी की स्टोरी जान रहे थे। तो पहले मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि इंडियन सोशियोलॉजी एज अ बॉडी ऑफ नॉलेज कैसे आई, आखिर उसकी ज़रूरत क्या पड़ी, कैसे उसका एक रूट था कॉलोनियल पास्ट में और वो धीरे धीरे डेवलप हुआ। तो इन्हीं सारी बातों को हमारी एक स्कॉलर हैं शर्मिला रेगे, जिन्होंने अपने थीमेटिक पेपर सोशियोलॉजी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में 3 डिफरेंट फेजेस बताए हैं ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। द फर्स्ट इज़ 1930s फेज, जिसको इंट्रोस्पेक्शन का फेज भी कहते हैं, जहाँ पर हम ये पढ़ते हैं कि कॉलोनियलिज्म का क्या इफेक्ट पड़ा था इंडियन सोसाइटी पे, द इफेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन द इंडियन सोसाइटी। सेकेंड फेज़ है हमारा 1950s का फेज़। ऑब्वियसली हमारा आफ्टर द इंडिपेंडेंस, तो इसको पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज़ कहते हैं। और यहाँ पे हम किस तरीके से किन बातों पे ध्यान दे रहे थे, उस फेज़ की बात है, जहाँ पे हम ज़्यादातर इंडिजनाइजेशन की बात करते हैं कि इंडिया में बनी हुई चीज़ों के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं और हमारा डेवलपमेंट का पूरा डिस्कोर्स ही चेंज हो गया था। एंड द थर्ड फेज दैट इज़ द 1980s फेज, जहाँ पे हम यूनिवर्सल पैराडाइम की बातें करते हैं। यूनिवर्सल पैराडाइम एज इन जो हर जगह पे बात चल रही थी, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, फेमिनिज्म एक्सेट्रा। सो ये 3 डिफरेंट फेजेस हैं डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंग टू द शर्मिला रेगे। सो उसके आगे अगर हम बढ़ें तो किसी भी बॉडी ऑफ डिसिप्लिन के डेवलपमेंट में डिस्कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ ये डिस्कोर्स क्या होता है, आखिर ये कैसा वर्ड है? सो डिस्कोर्स एक वर्ड जो है वो हमें माइकल फूको ने दिया था। जब भी हम किसी कॉन्सेप्ट के आगे ये बता दें कि ये किसी स्कॉलर ने दिया है, तो हमारे आंसर का ना वेटेज बढ़ जाता है और हमारी नॉलेज भी साफ क्लियर दिखती है। तो माइकल फूको ने डिस्कोर्स वर्ड हमें दिया था और उनका मानना था कि डिस्कोर्स हैज़ पावर। व्हाट काइंड ऑफ पावर? पावर टू चेंज द थिंग। यस, डिस्कोर्स क्या होता है बेसिकली, जैसे हम नॉर्मल बोलचाल में बात करते हैं किसी एक टॉपिक के बारे में, दैट इज डिस्कोर्स। लाइक आजकल हम बात करते हैं अयोध्या की, रामलला मंदिर की, तो दैट इज़ द मेजर डिस्कोर्स इन द सोसाइटी। यस, दिस इज कॉल्ड डिस्कोर्स। तो जब इंडियन सोशियोलॉजी डेवलप हो रही थी, उस समय मेजर डिस्कोर्स क्या था? जब इंडियन सोशियोलॉजी आई तो उसमें थ्योरी जो थी वो किस तरीके से डेवलप हुई, उसकी मेथडोलॉजी हम क्या लेकर आए, उस समय क्या मेजर डिस्कोर्स था, हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। सो हम डिस्कोर्स की बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में। नाउ हम समझेंगे कि ये कि डिस्कोर्स किस तरीके से अफेक्ट करता है किसी भी बॉडी ऑफ नॉलेज को। एक हमारे थिंकर थे लुई डूमो। उन्होंने जब इंडिया का एक पिक्चर बनाया ना, तो उन्होंने बहुत ही डायमेट्रिकली अपोजिट पिक्चर बनाया वेस्ट से। यस, उनको पूरी जानकारी नहीं थी इंडिया की और उन्होंने कभी इसको इनसाइड व्यू से समझने की कोशिश नहीं करी। उन्होंने एक ऐसा व्यू बनाया जहाँ पे हमें उनका एथनोसेंट्रिसिज्म देखने को मिलता है। एथनोसेंट्रिसिज्म मतलब कि आप अपने व्यू को लेके बायस रहते हैं, आप अपने कल्चर और अपनी चीज़ों को ऊपर मानते हैं और दूसरों के कल्चर या दूसरे सोसाइटी की कुछ चीज़ों को नीचे मानते हैं। तो उन्होंने एक डायमेट्रिकली अपोजिट व्यू बनाया था कि जो वेस्ट की सोसाइटी होती है वो बहुत ही अचीवमेंट बेस्ड सोसाइटी होती है, जबकि जो इंडिया की सोसाइटी है वो एस्क्राइब्ड सोसाइटी है। वेस्ट की जो सोसाइटी है वो बहुत ही इक्वल है, जो इंडिया की सोसाइटी है वो बहुत ही हायरार्किकल है। वेस्ट की जो सोसाइटी है बहुत प्योर है, इंडिया में पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, वेस्ट की सोसाइटी ओपन है, इंडिया की सोसाइटी क्लोज है। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत ही डायमेट्रिकली अपोजिट व्यू बनाया था, जिसमें उनका एथनोसेंट्रिक बायस साफ साफ देखने को मिलता है। तो इसी बात पे हमारे जो मेजर डिस्कोर्स निकल कर आए थे वो ये था, सबसे पहला कॉन्टेक्चुअलाइजेशन। यस, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन वो मिसिंग था। एंड दूसरा इंडिजिनाइजेशन। हम समझते हैं कि आखिर ये 2 टर्म्स क्या हैं, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन एंड इंडिजिनाइजेशन। उससे पहले हम ये जो डेवलपमेंट का पूरा स्टोरी चल रहा है, इसमें 2 और थिंकर्स हैं, हमारे 2 इंडियन स्कॉलर्स हैं जिनके व्यूज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहले हमारे R.K. मुखर्जी एंड दूसरे हैं बजेंद्रनाथ सील, B.N. सील। तो B.N. सील के हिसाब से जो डूमो ने ये डायमेट्रिकली अपोजिट
एक पिक्चर बनाया था इंडिया का, ये बहुत ही रॉन्ग था, क्योंकि उनके हिसाब से आप कंपैरिजन सिर्फ वहाँ पे कर सकते हैं जिनकी एक पैलर्स मौजूद हों, है ना। आप कंपैरिजन उन्हीं के बीच में करेंगे ना, जैसे वैसा ही कुछ और कहीं पर हो। पर बीएनसी के हिसाब से इंडिया तो एक बहुत ही कल्चरल स्पेसिफिक कंट्री है, यहाँ का कल्चर तो बहुत डिफरेंट है, यहाँ का कोई भी पैलर नहीं मौजूद है वेस्ट में। तो आप किस तरीके से इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, आप किस बेसिस पे बोल सकते हैं कि हम एक क्लोज सोसाइटी है और यहाँ पे बहुत हायरार्की है और वेस्ट में इक्वलिटी है और वहाँ पे सब कुछ प्योर है और यहाँ पे पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है। तो ये एक हमारा बीएनसी जी ने कॉन्सेप्ट दिया था कि कंपैरिजन सिर्फ वहीं पे हो सकता है जहाँ पे कि देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ द पैलर थिंग, ठीक है। वैसे ही हमारे आर के मुखर्जी थे, उन्होंने कहा था कि इंडिया एक बहुत ही यूनिक सोसाइटी है, आप इसको किसी के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते। आपको अगर इंडिया को पढ़ना है तो इसके कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है किसी भी चीज़ की डेवलपमेंट के लिए। तो हमारे दो ये थिंकर थे जिनके ये जो मेजर डिस्कोर्स हैं, जो समय की बात चल रही है, इससे हमारा सोशियोलॉजी कैसे डेवलप हुआ, कैसे उन्होंने बोला कि जो वेस्टर्न थिंकर हैं वो इंडिया को इनसाइड व्यू लेकर नहीं चल रहे हैं, उसकी कॉन्टेक्स्ट को मिस कर रहे हैं। हमारे एक वेस्ट के थिंकर हैं एल्विन गोल्डनर, जिन्होंने ये बोला था कि डिस्कोर्स से कभी भी कोई भी अछूता नहीं रह सकता, इवन नॉट सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजिस्ट। तो जो मेजर डिस्कोर्स चल रहा होगा उससे आप बच कैसे सकते हैं। तो यही बात कॉन्टेक्चुअलाइजेशन एंड इंडिजिनाइजेशन को मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी कि आखिर ये दो टर्म क्या हैं और इसने सोशियोलॉजी के डेवलपमेंट में अपना रोल कैसे निभाया और ये क्या थ्योरी है या ये क्या मेथडोलॉजी है। हेलो, तो अभी तक हमने क्या समझा कि उस समय का मेजर डिस्कोर्स क्या डिस्कोर्स था कि जो इंडियन सोसाइटी के ऊपर जो थ्योरीज बनाई जा रही हैं उनमें कॉन्टेक्स्ट मिसिंग है। कॉन्टेक्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को हमने समझने की कोशिश करी, जहाँ पे एक तरफ बीएन सील ने बोला कि देयर इज़ नो प्रेजेंस ऑफ पैलर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और वहीं आर के मुखर्जी ने बोला कि इंडिया इज़ अ वेरी cultural specific or the unique society. So the both thinkers R K Mukherjee and B N Seal rejected the western ideology or their theoretical paradigm and methodology to study the India. ये जो कॉन्टेक्स्ट है हमारा, जो वेस्टर्न थॉट प्रोसेस में मिसिंग था, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अगर हम योगेंद्र सिंह की बात पर आए तो योगेंद्र सिंह ने बोला था कि इंडियन सोसाइटी में 3 प्रीडोमिनेंट थियोरेटिकल ओरिएंटेशन है। क्या क्या? एक तो फिलोसफिकल ओरिएंटेशन, दूसरा कल्चरोलॉजिकल ओरिएंटेशन, तीसरा स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन। मतलब फिलोसफिकल ओरिएंटेशन, यहाँ की जो फिलॉसफी है, जो इंडिया की फिलॉसफी है, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वेस्ट। इंडिया में स्पिरिचुअल फिलॉसफी है, स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। इंडिया में नॉन मटेरियलिज्म पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ऑल्दो वेस्टर्न पीपल और वेस्टर्न थॉट प्रोसेस इसे फैटलिज्म का नाम दे सकते हैं, बट ये इंडिया के लिए बहुत ही यूनिक बात है और इंडिया के लिए हाईली सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं, स्पिरिचुअलिटी, नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ें। वहीं कल्चरल स्पेसिफिक अगर हम ओरिएंटेशन में जाएं तो इंडिया की जो कुछ कल्चर हैं वो बहुत डिफरेंट है वेस्ट से, जो और कहीं देखने नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल द caste in India, the stratification system in India, the Brahminization phenomena in the India or the system in the India। और अगर हम स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन की बात करें तो वो भी काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ का किनशिप पैटर्न, यहाँ की जॉइंट फैमिली, यहाँ का स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम, यहाँ का पावर सिस्टम, सब कुछ बहुत ही अलग है। तो योगेंद्र सिंह के हिसाब से जो इंडिया की जो थ्योरी डेवलप होती है वो इन्हीं 3 थियोरेटिकल ओरिएंटेशन के ऊपर होती है। वहीं एक और हमारा थियोरेटिकल ओरिएंटेशन दैट इज़ द डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, जो AR देसाई ने दिया था और बोला था कि हाँ, वेस्ट की सारी फिलॉसफी ना सही, बट कहीं ना कहीं जो मार्क्स की एक थ्योरी है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म वाली, वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमें डायलेक्टिक्स देखने को मिलता है, बट वही बात है कि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, जो वेस्टर्न थॉट प्रोसेस या वेस्टर्न आइडियोलॉजी जो भी हमको थ्योरेटिकल पैराडाइम दे रहे थे इंडियन सोसाइटी को लेके, इसमें कॉन्टेक्स्ट मिसिंग था। तो दिस वाज द कॉन्टेक्स्चुअलाइजेशन। सो हमने इंडियन सोशियोलॉजी की स्टोरी में क्या देखा कि इट नीदर डेवलप्ड फ्रॉम
the discourse of modernity, or nor it was a contemporary rise. Indian sociology rise because of the reactions of the Indian scholar to the Western scholar, of their curiosity. Western scholar were very curious about the Indian society, and there was intellectual curiosity, and the British ruler also wanted to make the policy, and they wanted to administer the India, so they wanted to know the India, but using the anthropological method. So all these things led to the development of a new body of knowledge, the Indian sociology. तो यहाँ तक बात थी हमारी कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन की. अब हम आगे पढ़ेंगे कि इंडिजिनाइजेशन क्या होता है. इंडिजिनाइजेशन. सो इंडिजिनाइजेशन के डिफरेंट स्कॉलर ने अपने डिफरेंट बोल सकते हैं डेफिनेशन दिया है, पर बेसिकली इंडिजिनाइजेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड रिजेक्शन ऑफ द बोरोड कॉन्शियसनेस. This was said by the Yogesh Attal. Yogesh Attal said, what is indigenization? Indigenization is a plea for the self-awareness and rejection of the borrowed consciousness from the West. So, indigenization कि हम इंडियन सोसाइटी को इसके इनसाइड व्यू को लेकर चलें, इसमें सबसे पहला हमारा जो मेथोडोलॉजी है दैट इज़ द इंडोलॉजी, जिसका इस्तेमाल सबसे पहले जी.एस. घुरिये ने किया था, जिसे फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी भी बोला जाता है, डियॉन ऑफ इंडियन सोशोलॉजी बोला जाता है, जिन्होंने हमें सेकेंड जनरेशन ऑफ सोशोलॉजिस्ट इंडिया में दिए. एम.एन. श्रीनिवास, आई.आर. देसाई, कपाडिया, ये सारे इनके ही स्टूडेंट थे. तो आगे हम जी.एस. घुरिये के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उनके मेथोडोलॉजी को समझेंगे. व्हाट एग्जैक्टली इज़ इंडोलॉजी, हाउ इट केम एज अ वेरी इम्पॉर्टेंट मेथोडोलॉजी इन इंडिया. तो ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे. स्टे ट्यून, एंड इफ़ यू लाइक द स्टोरी एंड ऑल द डिस्क्रिप्शन एंड नरेशन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.